अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो गाइस, जो भी लोग मेरी ऑडियोज़ को सुनते हैं, पसंद करते हैं, बराए मेहरबानी आप लाइक का बटन दबा दिया करें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं, जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी स्टोरी हो, छोटी हो बड़ी हो, जो भी स्टोरी हो आप शेयर करें, व्हाट्सएप करें, ईमेल करें या अगर आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड करके भेज दें। बाकी आपके सामने व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, ईमेल एड्रेस भी मौजूद है। तो गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है या जो डिटेल्ड स्टोरी है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही हॉरिफिक स्टोरी है और ये स्टोरी हमें मिस आकिदा हसन ने भेजी है। ये हमारी बहुत अच्छी लिसनर हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब मैंने इनको इनवाइट किया तो ये इनविटेशन के मुताबिक आई और इन्होंने हमें सपोर्ट किया। मिस आकिदा हसन जो हैं, इनका ताल्लुक़ इंडिया से है, ये न्यू दिल्ली में रहा करती हैं और ये जो स्टोरी इन्होंने शेयर की है बेसिकली ये इनकी फ्रेंड की स्टोरी है। मिस आकिदा हसन बताती हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो ये कहा करते हैं कि इस दुनिया में भूत प्रेत, चुड़ैले, आत्मा ये सब नहीं हुआ करते, लेकिन ये जब तक की बातें हैं जब तक आपका इनसे सामना नहीं होता। जब आपका इनसे सामना हो जाता है तो आपको यकीन करना पड़ता है, आपको अपनी सोच को बदलना पड़ता है और आपको ये मानना पड़ता है कि इस दुनिया में जितने इंसान मौजूद हैं उससे 9 गुना ज़्यादा जिन्नात मौजूद हैं। अब टाइम को ज़्यादा ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। और ये जो स्टोरी मैं आपसे शेयर करूँगा ये मैं उनकी ज़बानी शेयर करूँगा जिसने ये इंसिडेंट शेयर किया था। ये बताती हैं कि इनका ताल्लुक भी नई दिल्ली से है। अब से 17-18 साल पहले ये जिस घर में रहा करती थी उसी गली में 4-5 घर छोड़ के एक और घर मौजूद था और ये जो घर था ये भी इनके रिलेटिव का घर था। ये बेसिकली सिंगल स्टोरी घर था और ऊपर एक कमरा मौजूद था। इनके ये जो रिलेटिव थे ये बेसिकली 6 अफराद थे, मियाँ बीवी, पहली बेटी, फिर दूसरी बेटी, फिर एक बेटा और उसके बाद एक और बेटी। ये बताती हैं कि इन बच्चों की एक आंटी थी, उनकी जो उम्र थी इनकी बड़ी वाली बेटी के बराबर थी, दोनों हम उम्र थी, तो इसलिए इनकी जो आंटी थी वो गांव से शहर में शिफ्ट हो गई थी, इनके घर में आ गई थी और इन लोगों ने एक साथ एक स्कूल में एडमिशन ले लिया था। इन बच्चों की जो आंटी थी उनका नाम नाजो था। उनके बारे में कहा जाता था कि वो बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत गुड लुकिंग हैं और जो भी उनको एक दफ़ा देखता है देखता चला जाता है। अब क्योंकि खाला और भांजी की उम्र में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था तो दोनों खाला और भांजी एक साथ दोस्तों की तरह रहा करती थी, एक साथ स्कूल जाती थी, एक साथ आती थी। गर्ल्स के जो भी आपस में बातें थीं वो सारी की सारी शेयर किया करती थी। ये बताती हैं कि जो नाजो थी इनका जो स्कूल था घर से 4-5 किलोमीटर दूर था, तो कभी कभी ये लोग रिक्शे में जाया करते थे, कभी कभी बस में जाया करते थे और कभी कभी ऐसा होता था कि ये दोनों मिलके पैदल जाया करते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि ये दोनों स्कूल गए और किसी भी प्रॉब्लम की वजह से या किसी भी मसले की वजह से जो इनकी आंटी थी यानी नाजो, उसको स्कूल से वापस घर आना पड़ा। अब जब उसको स्कूल से घर आना पड़ा तो उसने सोचा कि बजाय इसके मैं रिक्शा लूँ या बस में जाऊँ, मैं पैदल ही घर की तरफ चले आती हूँ। हालांकि शदीद गर्मी हो रही थी, लू चल रही थी, बहुत ज़्यादा गर्म वेदर था। ये जो उसने फ़ैसला किया था ये उसको कितना नुकसान पहुँचाएगा ये उसको अनकरीब पता चलने वाला था। तो गाइस, आपको पता है कि जब शदीद गर्मी हो रही हो, लू चल रही हो, तो जब आप धूप में निकलते हैं तो आपका जो सर है उस पर जब बराह रास्त धूप लगती है तो ऐसा लगता है जैसे आपका दिमाग माऊफ हो चुका है या प्रॉपर काम नहीं कर रहा। ऐसा ही था कि नाजो जो थी वो गर्मी में लू के अंदर चलती हुई अपने घर की तरफ जा रही थी कि चलते चलते उसको पता ही नहीं चला कि उसने अपना पाँव जो है एक शॉपर के ऊपर रख दिया और वो जो शॉपर था उसमें लीमू और खाने वगैरह की कुछ चीज़ें मौजूद थीं। अब ये बताती है कि हिंदुस्तान में आम तौर पे जब किसी बुराई का या किसी बुरे असरात का या बुरी एंटिटी का उतार करना होता है तो इस तरह की खाने की चीज़ें या लीमू वगैरह लेके चौराहे पे रखा जाता है और चौराहे पे रखने का मकसद ये होता है कि वो जो बुराई है या नेगेटिव एंटिटी है वो चौराहे पे जाए और जिस शख्स के ऊपर वो मौजूद है उसके ऊपर से उतर जाए। ये बताती हैं क्योंकि नाजो को इस बारे में कुछ पता नहीं था। जब उसने उस शॉपर पे पाँव रखा तो उसको अंदाज़ा नहीं हुआ कि उससे क्या संगीन गलती हो चुकी है। खैर, जैसे जैसे वो घर की तरफ बढ़ रही थी
वैसे वैसे उसकी तबीयत जो थी वो ख़राब होती चली जा रही थी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि उसको मतली हो रही है, उसको चक्कर आ रहे हैं या उसको वॉमिट होने वाली है। खैर जैसे तैसे करके जब वो घर पहुंची तो उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी और घर वालों ने जब उसकी ये हालत देखी तो वो नीम बेहोशी के आलम में थी। ये बताती है कि घर वाले शुरू में वही समझे जैसे कि आमतौर पे समझा जाता है, मे बी लू लग गई होगी, गर्मी लग गई होगी जिसकी वजह से इसको वॉमिट आ रही है या मतली हो रही है या ये बेहोश होने वाली है। खैर नॉर्मली जैसे हुआ करता है, घर वाले जूस वगैरह बना के लेके आए, उसको जूस पिलाया गया, इसके मुंह पे पानी डाला गया, ठंडी पट्टी लगाई गई। गर्ज के जो भी कोशिशें घर वाले कर सकते थे वो सारी की सारी कोशिशें की गईं, लेकिन सारी की सारी कोशिशें रायगा गईं। नाज़ो की तबीयत ख़राब से ख़राब होती चली जा रही थी और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था आहिस्ता आहिस्ता करके वो अपने सेंसेस खोती चली जा रही है। ये बताती हैं कि कुछ देर ऑब्ज़र्व किया गया, उसके बाद जो करीबी डॉक्टर वगैरह मौजूद थे वहाँ ले जाया गया, उनको दिखाया गया तो डॉक्टर्स का भी यही ख्याल था मे बी इसको गर्मी लग गई है, लू लग गई है या इसके दिमाग पे गर्मी का कोई असर हो चुका है। ये बताती हैं डॉक्टर ने अपनी दवा दी और उसको फारिग कर दिया, लेकिन जब वो घर में आई तो उसकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई। उसको वैसे ही मतली होने लगी, बार बार वॉमिटिंग होने लगी, एकदम से उसका वेट गिरने लगा और कभी कभी ऐसा लगता जैसे उसकी आंखें चढ़ चुकी हैं या उसकी हालत गैर हो चुकी है। जब इनके घर वालों को उसका कोई हल समझ नहीं आया तो ये डिसाइड किया गया कि इसको वापस इसके गांव भेज देना चाहिए। हो सकता है शहर का ये जो एनवायरनमेंट है या एटमॉस्फेयर है ये इसको राज नहीं आई हो। ये बताती है कुछ दिन गुजरने के बाद ऐसे ही किया गया कि नाज़ो को वापस गांव भेज दिया गया और यही अज्यूम किया गया कि मे बी शहर का जो माहौल है या यहाँ की जो आबो हवा है वो उसको सूट नहीं की। अब ये बताती है जब नाज़ो वापस गई तो वापस गांव जाने के बाद उसकी जो हालत थी या उसकी जो तबीयत थी वो दोबारा बेहतर हो गई। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था दिन ब दिन वो रिकवर होती चली जा रही है और उसकी जो हालत है वो बेहतर से बेहतर होती चली जा रही है। ये बताती हैं ये सब देखने के बाद सबको यकीन हो चला कि इसके साथ जो भी मसला था वो तबई था, इसको गर्मी वगैरह लगी थी, शहर की आबो हवा इसको राज नहीं आई थी, लिहाजा ये जब वापस गई है तो ये खैर से बेहतर हो चुकी है। ये बताती हैं कुछ दिन गुजरे, उसके बाद नाज़ो की जो दोस्त थी यानी इनकी जो सबसे बड़ी वाली बेटी थी उसकी एकदम से यही कैफियत होना शुरू हुई। पहले उसको ऐसा लगा जैसे मतली हो रही है, फिर ऐसा लगा जैसे वॉमिट होने वाली है, फिर वो बेहोश होने लगी। घर वाले इसके बारे में भी ये सोच रहे थे कि इस शहर में क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो हो सकता है इसको गर्मी लग गई हो, लू लग गई हो या फिर इसी गर्मी के असरात हों। खैर वैसे ही इसके साथ किया गया, डॉक्टर से रब्ता किया गया, डॉक्टर को दिखाया गया, डॉक्टर ने मुकम्मल चेकअप किया और उसके मुताबिक इसके जिस्म में कोई मसला नहीं था। ये बताती हैं इसी तरह 2-4 दिन गुजरे। 2-4 दिन के बाद एकदम से ऐसा हुआ कि जो लड़की थी इसकी एकदम से तबीयत ख़राब हुई और जब इसकी तबीयत ख़राब हुई तो ना सिर्फ तबीयत ख़राब हुई बल्कि एकदम से जो इसकी आंखें थीं वो ऊपर चढ़ गईं, यानी पूरा जो आँख का हिस्सा था वो सफ़ेद हो चुका था और देखते ही देखते इस लड़की की आवाज़ बदल गई। अब जैसे ही इसकी आवाज़ बदली तो कभी ये मर्द की आवाज़ में बात करती, कभी ये औरत की आवाज़ में बात करती, यानी इसकी जो एक्चुअल आवाज़ थी वो नहीं निकल रही थी, किसी और की आवाज़ में ये बात कर रही थी। अभी भी घर वाले यही समझ रहे थे हो सकता है ये कोई तबई मसला हो या फिज़िकल प्रॉब्लम हो, लेकिन देखते ही देखते वो जो लड़की थी जिसने पूरी ज़िंदगी में न कभी इंग्लिश बोली थी न बंगाली बोली थी, देखते ही देखते उसने इंग्लिश में और बंगाली में बात करना शुरू कर दी। जब उसने इंग्लिश में और बंगाली में बात करना शुरू की और अजीब तरीके से हंसना शुरू किया तो अब घर वालों को यकीन हो चला कि इसके साथ यकीनन कोई ना कोई आसेबी मामलात हैं, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लड़की जिसको ना इंग्लिश बोलने आती है ना बंगाली बोलने आती है और एकदम से वो उस ज़बान का इस्तेमाल शुरू कर देती है जो उसने ना कभी सीखी है ना बोली है और ना वो उस ज़बान के बारे में जानती है। खैर इनकी फैमिली में मुख्तलिफ बातें होने लगी। कुछ लोग कहते थे कि फ़िज़िकल प्रॉब्लम है, कुछ लोग कहते थे आसेबी असरात हैं। ऐसे ही इनके एक चचा थे, उनका ये ख्याल था कि इसके साथ जो भी प्रॉब्लम है वो फ़िज़िकल है, कोई इस तरह के असरात या जन्नात वगैरह का मामला नहीं है। लिहाजा एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब उस लड़की की शदीद तबीयत ख़राब हुई तो उसके जो चचा थे उन्होंने बेल्ट निकाली और बेल्ट निकाल के उसको मारना शुरू किया। अब जैसे ही उन्होंने उस लड़की को मारना शुरू किया तो बजाय इसके कि वो लड़की रोती या तकलीफ़ में आती, वो हंसने लगी और हंसते हंसते कहने लगी कि तू जब जब इसको मार रहा है ना तो मुझे नहीं लग रहा बल्कि ये तेरी भतीजी को ही लग रहा है। जब उसने इस तरह की बात की तो जो मोहल्ले वाले थे वो सारे के सारे जमा हो चुके थे, सब सारा तमाशा देख रहे थे
और सब उसको समझाने लगे कि भाईजान ये जो आप कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, इसके ऊपर असरात हैं, आप इसको बेल्ट से नहीं मारो, क्योंकि अगर आप इसको बेल्ट से मारोगे तो इसकी जान भी जा सकती है। खैर, लोगों के समझाने के बाद करीबी जो इमाम साहब थे उनसे रब्ता किया गया, उनको दिखाया गया। तो उन्होंने जब इस बच्ची को देखा, पूरा चेकअप किया, तो उन्होंने कहा कि इस बच्ची के ऊपर जन्नात के असरात हो चुके हैं। मैं आपको कुछ वज़ाइफ बता रहा हूँ, कुछ आयतें बता रहा हूँ, या आप पढ़ें, इंशाअल्लाह इसकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। खैर, ये बताती हैं कि जो वज़ाइफ वगैरह उन्होंने बताए थे वो सारे के सारे वज़ाइफ इन लोगों ने पढ़ना शुरू किए। जो आयत वगैरह इन्होंने बताई थी वो सारी की सारी आयत पढ़ना शुरू की, लेकिन बजाय इसके कि इस बच्ची की तबीयत बेहतर होती और मज़ीद ख़राब होना शुरू हो गई। ये बताती हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इस लड़की की एकदम से तबीयत ख़राब हुई और जो घर वाले थे उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। तो जैसे ही उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो वो जो इसके अंदर मर्द की आवाज़ आया करती थी या जो जिन मौजूद था उसने आगे से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जब उसने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो ये सारे के सारे परेशान हो गए। इनको ये तो पता था कि इसके अंदर जिन मौजूद है, लेकिन ये नहीं पता था कि जो जिन इसके अंदर मौजूद है वो बेसिकली एक मुसलमान जिन है, और वो जो जिन था उसका कहना था कि मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ, या मैं इसको अपने साथ लेके जाऊँगा। ये बताती हैं कि अक्सर ऐसा होता था कि जो मेरी मदर हैं वो भी इनके घर जाया करती थी। तो जब भी मेरी मदर इनके घर जाया करती थी तो वो जो लड़की थी मर्द की आवाज़ में मेरी अम्मी को सलाम किया करती थी, हाल अहवाल पूछा करती थी और ऐसी ऐसी बातें बताया करती थी जो मेरी माँ के अलावा किसी को नहीं बताती। जैसे कि अक्सर वो ऐसी बातें बताती जो बहुत राज की बातें थीं, या कभी कभी वो फ्यूचर में होने वाले वाक़यात के बारे में बताती। वो कहती कि 2 दिन बाद ऐसा हो जाएगा, 3 दिन बाद ऐसा हो जाएगा, और वाकई में ऐसी होता कि जैसे उसने कहा था सारा का सारा मनोअन हो जाता। अब जो मामलात थे वो ख़राब से ख़राब होते चले आ रहे थे। एक दिन ऐसा ही हुआ कि रात के तकरीबन 9-10 बजे का टाइम था। एकदम से उस लड़की ने चीखना शुरू किया और चीखते चीखते उसने छत की तरफ भागना शुरू किया। अब जाहिर सी बात है, मोहल्ला था, जब वो चीख रही थी तो आगे पीछे सराउंडेड एरिया में सबको आवाज़ जा रही थी और सबको इसकी कंडीशन का पता था। तो जितने भी लोग थे वो सारे इनके घर के आगे जमा हो चुके थे। वो लड़की छत पे मौजूद थी, सारे घर वाले उसका हाथ पकड़ के खींच रहे थे और वो कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह नीचे कूद जाए या अपनी जान दे दे। बेसिकली जो कुछ वो कर रही थी वो खुद नहीं कर रही थी, बल्कि उसके अंदर जो जिन मौजूद था वो उससे काम करवाना चाहता था। ये बताती है कि अजीब मंजर था, सारा का सारा मोहल्ला जमा था, उसकी बहुत हालत गैर थी, उसने अपना हाल बुरा किया हुआ था और वो पूरी कोशिश कर रही थी कि अपनी जान दे सके। जो कुछ इमाम साहब ने बताया था, ये जो कुछ वज़ाइफ बताए थे, वो पढ़ने से भी मसला हल नहीं हो रहा था। ये बताती हैं कि सारे के सारे परेशान थे कि एकदम से उस मजमे के अंदर से एक पंडित निकल के आया, और वो जो पंडित था वो आगे आया। वो कहने लगा, मैं कोशिश करूँगा कि इस बच्ची का इलाज कर सकूँ, अगर ये मुझसे हो गया तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। खैर, बहरहाल जो पंडित था उसके बाद बहुत ज़्यादा मालूमात थी, बहुत नॉलेज थी। उसने आने के बाद अपना जो भी पढ़ना पढ़ाना था वो शुरू किया। वो जो पंडित था उसने भी इस लड़की का उतार किया, और वैसे ही उतार किया जैसे आम तौर पे हिंदुस्तान में लोग किया करते हैं, यानी कि किसी चौराहे पे इसका उतार किया गया और उसके बाद बज़ाहिर ऐसा लग रहा था इस लड़की की हालत बेहतर हो चुकी है। खैर, ये बताती हैं वो जो पंडित था उसने बता दिया था कि ये जो लड़की है इसके ऊपर एक जिन आशिक है, और ये जो घर है जहाँ पे ये लोग रहा करते हैं वहाँ पे एक आत्मा मौजूद है। मैं पूरी कोशिश करूँगा ये दोबारा ना आए या नुकसान ना पहुँचाएँ, लेकिन मैं गारंटी नहीं कर सकता। ये बताती हैं कि कुछ दिन तो बहुत अच्छे गुजरे, सब खुश थे, सबको ऐसा लग रहा था हालात बेहतर से बेहतर होते चले जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा हालात दोबारा ख़राब होना शुरू हो गए। वो जो लड़की थी दोबारा से उसकी आंखें चढ़ना शुरू हो गईं, दोबारा से उसकी आवाज़ बदल जाती, वो मुख्तलिफ़ ज़बानों में बात करती। कभी वो औरत की ज़बान में बात करती, कभी वो मर्द की ज़बान में बात करती, कभी उसकी आवाज़ भारी होती, कभी हल्की होती, कभी वो बंगाली बोलती, कभी इंग्लिश बोलती। वो जो पंडित था उससे दोबारा रब्ता किया गया, उसको सारी सूरत हाल बताई गई। खैर, वो जो पंडित था वो दोबारा आया, उसने कहा मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। खैर, उसने जब दोबारा कोशिश की तो दोबारा कोशिश करने के बाद उसने बताया कि जो मेरी मालूमात हैं या जो मैंने हिसाब लगाया है उसके मुताबिक इस घर के अंदर जो आत्मा मौजूद है वो ये बताती है कि अब से कुछ साल पहले जब ये इलाका वीरान था, सुनसान था, या यहाँ पे ज़्यादा आबादी मौजूद नहीं थी, तो उस दौर में इस औरत का कत्ल किया गया था और उसको इस घर के नीचे दफन कर दिया गया था। तो उसके बाद से इस घर में वो आत्मा मौजूद है जो इस लड़की के ऊपर आ चुकी है,
और उस आत्मा के साथ साथ एक जिन है जो इस लड़की पे आशिक है। वो जो जिन है वो मुसलमान है और ये जो आत्मा है ये गैर मुस्लिम है। खैर वो जो पंडित था उसने कहा कि मेरा अगर आप मशवरा माने तो ये जगह छोड़ दें। अगर आप ये जगह छोड़ देंगे तो आत्मा तो यहीं रह जाएगी, बाकी जो जिन का मामला है मैं उसको हैंडल करने की या टैकल करने की कोशिश करूँगा। शुरू में वैसे ही हुआ कि घर वाले नहीं माने। वो कहने लगे कि कैसे हम अपना घर छोड़ सकते हैं, हम यहाँ काफ़ी अरसे से रह रहे हैं और ऐसा करना मुमकिन नहीं है। लेकिन जब उस लड़की की हालत बदलती चली गई या बिगड़ती चली गई तो बिलाखिर जो घर वाले थे उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी कि किसी भी तरह इस घर को चेंज किया जाए या इसको सेल किया जाए। ये बताती है कि उस घर को बेचने के लिए काफ़ी जतन किए गए लेकिन वो घर बिक ही नहीं पाता था। खैर अल्लाह अल्लाह करके वो घर बिका, और जब वो घर बिका उसके बाद इन्होंने उसी मोहल्ले में किसी और गली में एक घर ले लिया। और घर चेंज करने के बाद वाकई में ऐसे ही हुआ कि वो जो आत्मा थी उसने इस औरत को छोड़ दिया या इस लड़की को छोड़ दिया। हाँ, वो जो जिन था उसका इन लोगों ने फिर इलाज करवाया, और जब इन्होंने इस लड़की का इलाज करवाया तो उसके बाद वो जो जिन था वो भी इस लड़की में से निकल गया। ये बताते हैं कि इन लोगों ने जिस फैमिली को ये घर बेचा था बेसिकली वो एक हिंदू फैमिली थी, और जब वो लोग शुरू में आए थे तो वो सब लोगों से मिला करते थे, बातें किया करते थे, और उनके जो बच्चे थे हमारे बच्चों के साथ गली में खेला कूदा करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे ये लोग रिजर्व होना शुरू हुए, और बिलाखिर एक दिन पता चला कि ये जो घर है इन्होंने पूरा का पूरा तोड़वा दिया है, और उसको तोड़ने के बाद ग्राउंड +4 घर को बनाया गया है, और बनाने के बाद वही फैमिली यहाँ पे रिहाइश पजीर है। लेकिन जब से ये दोबारा घर बनाए उसके बाद से जो फैमिली है यानी ये जो हिंदू फैमिली यहाँ पे रहा करती है, ना वो किसी से मिलती है ना किसी से बात करती है, बल्कि बहुत ज़्यादा रिजर्व हो चुके हैं। अगर कोई इनसे बात भी करना चाहता है तो ये उसको आंसर नहीं करते या ज़्यादा उससे बात नहीं करते। ये बताती हैं कि नाजो की भी उसके बाद शादी हो गई, उसके भी बच्चे हो गए, वो अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगी। और ये जो लड़की थी यानी इनकी जो बड़ी वाली लड़की थी उसकी भी फिर शादी हो गई, उसके भी बच्चे हो गए और उसकी ज़िंदगी भी स्मूथ हो गई। ये बताते हैं कि आज भी वहाँ पे वो घर मौजूद है और वहाँ पे वो फैमिली रहा करती है। लेकिन जैसे कि इन्होंने बताया कि उन लोगों ने सबसे क़तई ताल्लुक़ी की हुई है, ना किसी को कुछ बताते हैं, ना किसी से मिलते हैं, ना किसी से बात करते हैं। ये साथ साथ शेयर करती हैं कि कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में इस तरह के वाक़यात और मामलात पेश आते हैं कि उसको चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी उन पे यकीन करना पड़ता है। जैसे कि इनका अपना फेथ था, ये लोग आमतौर पे भूतों को, चुड़ैलों को, प्रेतों को, इस तरह की बातों को नहीं माना करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा इन लोगों ने खुद से एक्सपीरियंस किया, और जब इनको ये सारी की सारी बातें पता चली तो इनको अंदाज़ा हुआ इस दुनिया में भूत, प्रेत, चुड़ैल, आत्मा ये सब हुआ करते हैं। और इसीलिए शायद कहा जाता है कि जब भी आप घर से निकलें तो बिस्मिल्लाह पढ़ के निकलें, आयतल कुर्सी पढ़ के निकलें, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हो या जिस चौराहे से आप गुजर रहे हो वहाँ पे इस तरह का कोई उतार किया गया हो, इस तरह की कोई एक्टिविटी की गई हो। क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा और किसी भी ऐसी चीज़ पे आपका पाँव पड़ जाएगा तो वो जो भी असरात वहाँ पे मौजूद हैं वो आपके पीछे लग जाएंगे, आपको नुकसान पहुँचाएंगे, हो सकता है आपकी ज़िंदगी ख़राब कर दें। जैसे कि अगर आपको याद हो मैंने एक शाह फैसल कॉलोनी का वाक़या ज़िक्र किया था, तो वो जो बच्ची थी उसने बताया था कि मुर्दा नहलाने की जो जगह थी उसके पानी के ऊपर से वो गुज़री थी, और उसके ऊपर से गुज़रने के बाद उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, उस पर असरात आ गए और अब तक उसका इलाज चल रहा है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ जो भी स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं ये स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सबसे अहम बात ये कि जब आप इस वीडियो को या ऑडियो को सुनते हैं तो बराए मेहरबानी इसको लाइक कर दिया करें। मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे व्यूज़ होते हैं लेकिन लाइक्स नहीं होते और मुझे इस चीज़ का अफसोस होता है। बाकी आप सपोर्ट करते रहें, और आपकी सपोर्ट के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। जो भी ग्रो किया हूँ या ग्रो कर रहा हूँ या आपकी मोहब्बत से, आपकी मेहरबानी से। दुआ करें अल्लाह ताला मुझे सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।